हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोएब्स अनफिल्टर्ड जर्नी। तो इससे पहले हम लोग ने इसका मेक एपिक मनी का फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया था और उसमें जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आज हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है अब मैं सच में कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और इसको रीड करते हैं। सबसे पहले रमेश सेठी ने एक बुक पब्लिश की थी, वो है आई विल टीच यू टू बी रिच। इसकी एक लाइन है, आप अपने खर्चों को कितना घटा सकते हैं इसकी एक सीमा होती है, लेकिन आप अपनी आमदनी कितनी बढ़ा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस पॉइंट का सिंपल सा यही मतलब है कि आप अपने खर्चे बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही हैं वो तो आपको करना ही है, लेकिन जो आपकी आमदनी है उसको आप अनलिमिटेड कर सकते हैं कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। आप जॉब तो कर ही रहे हैं, आपने अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से कहीं रिकरिंग आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसी के बेसिस पे ये पॉइंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। दुनिया आपको एक सपना बेचती है, वह आपको बताती है जैसे ही आप वेतन पाना शुरू करेंगे आप धनी बन जाएंगे। पर सच्चाई यह है, वेतन से आप अपनी जीविका चला सकते हैं, लेकिन यह आपको बंधन में भी डाल देती है। आप पैसे के बदले अपना समय बेचते हैं। जब आप समय देना बंद कर देते हैं, पैसे आना रुक जाते हैं। तो ऐसे आपको पूरा जीवन काम करते रहना होगा। आप वेतन पर्याप्त नहीं पड़ने वाला है, आपका वेतन पर्याप्त पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई सोच आपको बदलनी है तो अपनी इसी सोच को बदलना होगा कि आप जॉब के थ्रू समझ लिए फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अमीर लोगों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है। वे अमीर हैं क्योंकि वे अपना जीवन वेतन के भरोसे नहीं जीते हैं। वे अपने समय और विचारों का सही इस्तेमाल करके आमदनी के कई ज़रिए बनाते हैं। वे पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन साथ ही अपने पैसों को भी काम करने पर लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर यही बता रहे हैं कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले तो पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्स हो गए। आप अपनी स्किल से पैसा कमा रहे हैं, किसी के लिए काम करके पैसा कमा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपको जो एक अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को आपने अगर सही से यूज़ करना सीख लिया और उस अमाउंट से आपने, उस पैसे से आपने पैसा बनाना सीख लिया तो आप अमीर बनने की एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। यह बिल्कुल अलग खेल है और इस खेल के नियम अलग हैं। हमें अपना खेल इन्हीं नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इसी तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है और इसी तरीके से अपनी लाइफ में पैसों को लेके चिंता बनानी है या सोचना है इसको लेके। आर्थिक साक्षरता बेहद ज़रूरी है। तो जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें बताया गया है कि आय का एकमात्र ज़रिया होता है। या तो हम एक अच्छी नौकरी पा लें या फिर एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर लें। इसलिए आरंभ से ही हम बड़ी बड़ी डिग्रियां, प्रभावशाली काबिलियत या आकर्षक उपाधियां प्राप्त करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि पेशेवर कामयाबी बराबर अमीर होना। तो ऑथर यही बता रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपका माइंडसेट ही ये बन गया है कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे या कुछ भी बड़े कोर्सेज आप कर लेंगे तो उसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, पेशेवर डिग्रियों से हम आजीविका कमा सकते हैं। आर्थिक साक्षरता पाकर हम संपत्ति बना सकते हैं। यानी कि आप जो स्किल है आपकी, आप उससे अपना जीवन, यानी कि आप अपनी लाइफ तो अच्छे से गुजार लेंगे, लेकिन जो आपकी समझ लिए वेल्थ होगी, संपत्ति होगी, वो आप नहीं बना पाएंगे। यह जीवन का कौशल है। आर्थिक साक्षरता के बिना हमसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी साधारण गलतियां जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ गलतियां बताई हैं जो अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज होती है तो आप इन गलतियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो समझ लिए लोग करते हैं वो ये होती है, सुरक्षा का कोई आवरण ना होना। यानी कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो
हम में से किसी को कोविड की आशंका नहीं थी, इसलिए उससे बचाव की कोई तैयारी भी नहीं थी। अचानक हमारे खर्चे बढ़ गए, अस्पतालों का बिल पहाड़ जैसा हो गया, नौकरियां चली गईं। हम में से कई लोगों के पास कोई बीमा नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, सुरक्षा का कोई आवरण नहीं था, जबकि उस समय हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। तो पहले पॉइंट में यही है कि हम लोग मतलब काम करते आते हैं, सारी चीज़ें करते आते हैं, लेकिन जो एक अनहोनी होती है वो अगर हो जाती है, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं? क्या कोई आपके पास बीमा होता है या कोई आपके पास ऐसा बैकअप है जिसके थ्रू आप उस चीज़ से लड़ पाएंगे, या आपका इतना पैसा बचा हुआ रखा है जिससे आप कोई भी सडन चीज़ें होती हैं तो उससे आप कैसे लिपट पाएंगे, समझ लिए। तो उसके लिए आपको क्या है, ये समझ लो लोग गलतियां करते हैं, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, आपसे आय से अधिक खर्च करना। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी आमदनी तो समझ लिए 30-40 हज़ार रुपये मंथली होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं, जिससे वो फिर ट्रैप में फंस जाते हैं और वो इससे निकलने में बहुत ज़्यादा लोन के उसमें EMI में दब जाते हैं। जो मन में आए बिना सोचे समझे उसे ख़रीद लेना, उपभोक्तावाद के जाल में फंस जाना, अनेक EMI शुरू कर लेना, अपना बटुआ खाली कर देना, अपनी आय से अधिक खर्च कर देना। तो ये दूसरी मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जिस वजह से वो समझ लिए अमीर नहीं बन पाते हैं। कर्ज में डूब जाना, भारी भरकम ब्याज दरों वाले कर्ज और क्रेडिट कार्ड्स लेना। हमें लगता है कि इनकी किस्तों का भुगतान आसानी से कर लेंगे, पर ऐसा कर नहीं पाते और अंततः कर्ज के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। यानी कि आपको तो लगता है कि आज मैं ये 10,000 वाली चीज़ 800-900 रुपये EMI पे एक साल के लिए ले लूँगा और वो बहुत इजीली जमा हो जाएगी, लेकिन एक EMI तक तो समझ आता है, लेकिन आप जब मल्टीपल सारी चीज़ें EMI पे ख़रीदने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं और आप अपनी आय से अधिक खर्च करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप कर्ज में डूबने लगते हैं। अतिरिक्त सावधानी से काम लेना, इसमें ऑथर बताते हैं अपना पैसा बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट में रखना, जैसा कि हमारे माता पिता ने किया था। ज़रा सोचिए इससे क्या हुआ, हमारे पैसों की कीमत हर साल गिरती चली गई, महंगाई की दर उसे चट करती रही। तो लोग बहुत ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं कि मुझे बचत करनी है। तो बचत करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने खाते जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें अपना पैसा डाल के रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप वो बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, FD करा लेते हैं, जिसमें 7-8% उनको ईयरली रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो हमारे कंट्री की इन्फ्लेशन है वो इससे कहीं ज़्यादा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस वजह से वो जो 7-8% आपको ईयरली बचते हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये भी लोग एक गलतियाँ करते हैं कि भाई FD करा देते हैं या वो अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 5वीं गलती क्या होती है, भविष्य की योजना ना बनाना, यानी कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग ना करना। ये भी लोग गलतियाँ करते हैं, वो सोचते हैं मतलब आज में तो हमें जीना ही है, लेकिन अब आज ही तो सब कुछ नहीं है, कल भी इंस्टेंट आप समझ लीजिए आज आपका प्रेजेंट है, लेकिन अब नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, तो उसके लिए आप एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहें, समझ लिए। तो भविष्य की योजना ना बनाना, इसमें ऑथर बताते हैं अपने आर्थिक लक्ष्यों को ना जानना या उनकी ओर से आंखें मूंद रखना, बिना जाने समझे पैसे खर्च करते रहना। सबसे बुरी बात, हम यह समझ ही नहीं पाते कि हर महीने हमारे पैसे आखिर चले कहाँ जाते हैं। तो इसमें ऑथर यही बता रहे हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग मतलब आज आप आगे आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप वहाँ तक अचीव कर पाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे ही कुछ भी आप रैंडम चीज़ें खरीदते रहते हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको अपने जो आप मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड ना रखना कि आपके पैसे किस चीज़ में जा रहे हैं, तो हर चीज़ एक कैलकुलेटेड उसमें आप करेंगे तो ये सब गलतियों से आप बच सकते हैं। तो 6ठी गलती क्या होती है, लालच करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करने लगते हैं और एंड में क्या होता है वो और डूबते चले जाते हैं, वो लॉस में होते चले जाते हैं। अब इसमें बताया ऑथर ने, लालच के वशीभूत होकर निवेश करना, आसान फ़ायदों का लालच, तुरंत फुरत अमीर बना देने वाली योजनाओं, टिप आप संकेतों से पैदा हुआ लालच। अपने सबसे बुरे फैसले हम इसी लालच के कारण लेते हैं, यह डर के मारे निवेश करना, यह सोचना कि अवसर का लाभ उठाने में कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए,
शेयर मार्केट गिर गया है, या हमारे पास डेड स्टॉक फंस गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी लालच की वजह से आपको बहुत सारा लॉस करा देती हैं। हमें से ज़्यादातर लोग यही सब करते हैं, हम यानी आम आदमी। ये जितनी भी गलतियां हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली अमीर लोग तो उनका एक अलग ही प्लान होता है, वे ऑफ लाइफ होता है। जो मिडिल क्लास है और या गरीब लोग हैं, पुअर फैमिलीज़, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो मोस्टली तो मिडिल क्लास ही फंसते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और उन्हीं के पास ठीक ठाक पैसा होता है, जिसको वो चाहे तो आगे ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो वो उसी ट्रैप में फंसे रह के बस अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, और अमीर लोग वे अलग तरह से खेलते हैं, वे ज़्यादा होशियारी से खेलते हैं। तो फिर क्या है राज? वो यह है कि एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना सीखें। सबसे पहले जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं उनकी तरह आप सोचना सीखें, तभी आप समझ लिए ये जो आपकी जर्नी है वो बेहतर होती चली जाएगी। इसमें 4-5 चैप्टर हैं, 4-5 पेजेस हैं अभी। तो नेक्स्ट यहाँ पे है संपत्ति बनाम बोझ। अंतर समझें, संपत्ति जुटाएं। यानी कि एक तरफ आपकी क्या होती है, वेल्थ होती है, और एक तरफ आपका हो जाता है जो भी आपने कर्ज लेके रखा है, बोझ बन जाता है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संपत्ति बनाती हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपका बोझ बनती चली जाती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यह बात पूरी तरह नहीं समझ पाते कि एसेट दरअसल क्या है और लायबिलिटी क्या है। यानी कि आपकी संपत्ति और लायबिलिटी, यानी कि जो आपके बोझ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें से डिफरेंस कैसे आपको समझना है। फ़ोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, कारें, हम इन्हें संपत्ति कहते हैं क्योंकि इन पर हमारा स्वामित्व है। और हाँ, हमारा मकान सबसे बड़ी संपत्ति तो उसे मानते हैं। किराए पर रहना तो जैसे कमतर लोगों का काम है। तो हम इस तरह की चीज़ें खरीदते रहते हैं जिन्हें हम संपत्ति या एसेट मानते हैं। तो लोगों का मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि हमने मकान बना लिया है या हम मकान को बनाते चले जा रहे हैं। तो जिस घर में वो रह रहे हैं, मैं मल्टीपल प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूँ। उन्हें लगता है कि हम अपने घर को बढ़िया बनाते चले जा रहे हैं, तो वो एक हमारा एसेट बिल्ड हो रहा है। या यहाँ पे आपकी कार हो गई या ज्वेलरीज हो गई और आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। वो सोचते हैं हम बढ़िया बढ़िया चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनके एसेट्स हैं। लेकिन केवल एक परिभाषा है जो आपके काम की है। आपने जो कुछ लिया है क्या वह आपको पैसे बनाकर दे रहा है? अगर हाँ तो वह एक एसेट है। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि आप एक एसेट बाई कर रहे हैं या आप एक लायबिलिटी बाई कर रहे हैं। और हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है। सपोज़ आप एक कार लेते हैं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वो एक लायबिलिटी है। आप उसको टाइमली आपको सर्विस करानी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन आप अगर उसको एक रेंट पे चलाने के लिए या टैक्सी पर्पज़ से ले रहे हैं तो वो एक एसेट है, वहाँ से आपको एक अर्निंग होगी। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं अगर वो आपको पैसा कमा के दे रही है तो वो एक एसेट है। अगर वो पैसा कमा के नहीं दे रही है तो वो एक लायबिलिटी है। अगर हाँ तो वो एक एसेट है, अगर नहीं तो वह चीज़ आपके स्वामित्व तले रखी महज एक चीज़ है। संभव है कि वह एक लायबिलिटी है। धनवान लोग एसेट्स संपत्ति अर्जित करते हैं, यानी कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग लायबिलिटी बोझ अर्जित करते हैं जिन्हें वे संपत्ति मान लेते हैं। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी ने का पॉइंट है जो उन्होंने रिच डैड पुअर डैड में लिखा था। और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास रिच डैड पुअर डैड भी है। तो ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, मोस्टली 10 चैप्टर हैं, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बताएंगे तो मैं रिच डैड को स्टार्ट कर दूंगा। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है पैसों को लेके, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जल्दी। तो समझ जाइए कि आपको एसेट्स बनाने हैं, लायबिलिटी नहीं बनानी है। अब आइए इस बात को कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। कार संपत्ति है या बोझ है? आप एक कार खरीदते हैं, उसे चलाकर जैसे ही शोरूम से बाहर निकलते हैं आपको एहसास होता है कि असल में आपको
इस कार की ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो बस अपने दोस्तों के सामने एक दिखावा करना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि आपने भी जीवन में कुछ तीर मार रखा है। तो आप कार घुमाते हैं, वापस शोरूम में ले आते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, आप यह कार वापस ले लीजिए। शोरूम का मालिक चौंक जाता है। उसने आज तक किसी को ऐसा बोलते नहीं सुना, लेकिन वह एक अच्छा बंदा है, तमाम तरह के लोगों से मिलता रहता है, इसलिए वह कहता है कि वह कार वापस ले लेगा, मगर आपने कार की जो कीमत चुकाई है उसका 90% ही वह आपको देगा। अरे यह क्या, 10% कम कीमत लगाई? कार की कीमत तुरंत कम हो जाती है, क्षण भर में कम हो जाती है। यहाँ भी यही हुआ और यह कीमत लगातार कम होती जाएगी, प्रति वर्ष 10 से 20% की दर से कम होगी। यानी कि ये एक कार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या किसी भी तरीके की जो आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी ले रहे हैं, वो आप शॉप से निकालते ही उसकी वैल्यू घट जाती है। तो जितनी भी ऐसी चीज़, आपको मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेनी ही नहीं चाहिए, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लीजिए, लेकिन उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वो चीज़ ले रहे हैं। सपोज़ कहा जाता है कि आय का आप 10% ही खर्च करें, यानी कि आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ही 10,000 रुपये किसी चीज़ पे आप खर्च करें। इसके अलावा अगर आपने कार के लिए लोन लिया है तो उसका ब्याज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मरम्मत का खर्च माफ़ कीजिए। आपकी कार एक बोझ है या एक लायबिलिटी है आपके लिए। उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए आपको उस पर लगातार खर्च करते रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कार ना खरीदें, ज़रूर खरीदें, आपका पैसा है, आपका पैसा है, उसका आनंद उठाएं, लेकिन कंफ्यूज होकर उसे एसेट ना मान लें या आपको पैसा बनाकर नहीं दे रही है। तो आप चीज़ें खरीदें, मतलब सभी के पास ऑब्वियसली सारी चीज़ें होती हैं, बस ये समझ लें कि वो एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। तो आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स बनाने होंगे। और घर, हमें लगता है कि एक घर संपत्ति है, एक एसेट, क्योंकि आप मानते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत तो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आप उसमें रहते हैं और उसे बेचने का आपका कोई इरादा नहीं है तो यह संपत्ति आपके लिए पैसा नहीं बना रही है, उल्टा या अपने रख रखाव के लिए आपसे पैसे ले रही है, टैक्स, मरम्मत, लोन की EMI आदि के रूप में। आप समझे कि यह एक बोझ है। यानी कि सिंपल है, आप जो घर है आप उसमें रह रहे हैं, आप उसको बेचने का तो माइंडसेट, मतलब मेरे ही घर है, मैं ऑब्वियसली बेचूंगा नहीं क्योंकि यही एक मेरे पास घर है। तो ये क्या है, ये एक लायबिलिटी है। अगर आपने कोई ऐसी जगह खरीदी होती, प्लॉट लिया होता जिसको आप बाद में बेच पा रहे हो, तो वो आपके लिए एक एसेट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक मकान ख़रीद कर उसे किराए पर दे देते हैं तब वह एक एसेट हो सकता है, क्योंकि तब वह आपके लिए हर महीने कमाई कर रहा है। आपके धन और समय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए एसेट बनाना, एसेट खरीदना, यानी वे चीज़ें जो आपको पैसा बनाकर दें। मतलब लाइफ में आप सारी ऐसी चीज़ें करिए जो आपको पैसा कमा कर दें, तो वो आपका एक एसेट बनेगा। चीज़ें जो आपको खुश करें, यह होगा तभी जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। सबसे बड़ी बात, अपने लिए सबसे बड़ा एसेट तो आप खुद हैं। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य, अच्छा खाना खाइए, कसरत कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, इससे नई संभावना के द्वार खुलते हैं। अपने आप पर निवेश कीजिए। यानी कि जो आप सबसे बड़ा एसेट आपके लिए कौन है? आप खुद ही हैं। आप पहले खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जब खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ऐसा रिटर्न देगी जो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। तो आप क्या करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खान पान कीजिए, आप अच्छे कोर्सेज लीजिए जिससे आप सीख रहे हैं। बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ उनकी छपी हुई कीमत मत देखिए, बल्कि यह देखिए कि उनका स्वामित्व पाने और बनाए रखने के लिए आपको कुल कितनी कीमत चुकानी होगी। अगर पैसे चुकाने के बाद भी उसकी कीमत गिरती जाए तो समझ लीजिए कि वह एक बोझ है। इस तरह के एसेट जुटाइए जिनसे आपके पास नगद राशि आती रहे। वे एसेट जो उस वक्त भी आपके लिए पैसे
कमाएं जिस वक्त आप आराम कर रहे हों। वो एसेट्स जो आपके खर्चों को वहन कर सकें। वे एसेट जो आपको वह सब करने दें जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके ऊपर कम से कम बोझ रहे। तो मतलब ऑथर यही बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें करें जब आप रेस्ट भी कर रहे हो, जो इसको नहीं बोलते हैं कि पैसिव इनकम। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं जहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। जब आप लेटे बैठे कुछ भी कर रहे होते हैं, आप घूमने भी जा रहे होते हैं, आपकी वहाँ से अर्निंग है वो आती रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आय के एक से अधिक स्रोत बनाएं। यह उतना ही कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। सोचिए कि वह कौन सी चीज़ है जिसे करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या चीज़ें या जिसे करने में आप सबसे माहिर हैं। हो सकता है निवेश करने में, या बच्चे को पढ़ाने में, पेंटिंग में, गायन में, खाना बनाने में, परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर एक नया व्यवसाय आरंभ करने में, या कंसल्टिंग में। जो भी हो सके जो भी हो उसे करें और उससे पैसे कमाएं। सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो आप उसको पहले फिगर आउट करें कि किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जिसमें भी आपका मन लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस चीज़ को स्टार्ट करें और उससे आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करें। मेरी नौकरी बेहद थकाऊ है, मुझे समय ही नहीं मिलता, तो मैं कैसे आय के अधिक स्रोत बना सकता हूँ। संभव है कि शुरू करना आसान ना हो। आपके अंदर की आवाज़ें आपको बताएंगी कि आपके पास इन सब के लिए समय ही नहीं है। इन्हें करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ जाएंगे। लेकिन ठीक इसी पल यह भी सोचिएगा कि आप यह सारी कड़ी मेहनत किसके लिए करेंगे, खुद के लिए या किसी और के लिए। तो सिंपल वही है कि लोगों को लगता है कि अब तो मैं जॉब 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन आप जो कुछ नया करने जा रहे हैं, या आप दूसरा मल्टीपल इनकम सोर्स में आप कोई दूसरा स्रोत बनाना चाह रहे हैं इनकम का, तो वो आप कर तो अपने ही लिए रहे हैं। तो आपको उस टाइम यही सोचना है कि इससे आप ही आगे बढ़ेंगे। तो आप उस चीज़ को भी टाइम दें। तो आप इस चीज़ को शुरू करें। सबसे पहले तो अपनी वर्तमान नौकरी में बने रहिए। अपने वेतन को एक सुरक्षा आवरण की तरह इस्तेमाल कीजिए। इस तरह आप पर यह दबाव नहीं होगा कि आप पहले दिन से ही इस नए काम से पैसे कमाना शुरू कर दें। अपनी नौकरी से थोड़ा सा समय निकालें। सुबह के समय, रात को, सप्ताह के अंत में या छुट्टी के दिन। उस समय का प्रयोग एसेट बनाने या ख़रीदने के लिए कीजिए। आपका मुख्य लक्ष्य है आय का एक नया स्रोत विकसित करना। एक ऐसा स्रोत जिसमें आपको अपना समय ना देना पड़े, यानी पैसिव इनकम। तो यहाँ पे वही पैसिव इनकम की बात हो रही है कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आप कुछ फिक्स टाइम ही दें। अर्थात आपका ज्ञान, आपका कौशल, आपके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया और आपका पैसा, ये सब मिलकर आपके एसेट्स के माध्यम से आपके लिए आय अर्जित करें। तो आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इस तरीके से बनाएं, समझ लीजिए, जो आपको पैसिव इनकम के रूप में बने। आप अपने वर्तमान कौशल या किसी नए विकसित कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसमें भरपूर समय लगा रहे हैं, फिर उससे पैसा कमा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे यह सोचना शुरू करें कि कैसे यह सब करना है उतना ही समय खर्च किए बिना ही। पहले आप एक टाइम दे दें, उसके बाद समझ लीजिए आप फिर उसको धीरे धीरे अपने टाइम को रिड्यूस करते रहें और बिल्कुल आप सेट कर लें सारी चीज़ों को, और फिर उस तरीके से काम करें आप। तो अब यहाँ से कुछ यहाँ पे इन्होंने चार्ट बनाए हैं जिसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट कीजिए। सक्रिय आय है या एक सक्रिय आय है फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना, जिसमें आप कुछ करते हैं तभी आपके लिए पैसा आता है। ठीक है। कंटेंट आप बनाइए। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं ऑथर ने, या आप किस तरीके से कर सकते हैं।
कंटेंट बनाइए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, शेयर बाज़ार में निवेश कीजिए, ये सारी चीज़ें बताइए। और प्रॉपर्टी बनाइए, रॉयल्टी के माध्यम से धनार्जन कीजिए। फिर यहाँ पे एक नवल रविकांत का पॉइंट है, अपने दिमाग से कमाइए, अपने समय से नहीं। यानी कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो आप अपने दिमाग से कमाइए, ना कि ये लगाइए कि मैं इतना समय इसमें दूंगा तो मुझे ये अमाउंट मिल जाएगा। तो लोग यही करते हैं, जॉब करते हैं तो टाइम ही देते हैं, समझ लीजिए। तो सबके लिए भरपूर है, यहाँ से ये बात हो जाती है, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में ज़रा सोचें, लास्ट में ऑथर ने यही बताया है कि उन्होंने जो कुछ बताया उसके बारे में मैं इसको बता देता हूँ कि आप इनकी बातों पे सोचें। आपका वेतन पर्याप्त नहीं है, उसके पार जाकर सोचिए। आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। असली एसेट्स अर्जित करके असली संपत्ति बनाई जा सकती है, लायबिलिटीज़ को एसेट मानकर नहीं। हमें से ज़्यादातर लोगों को दोनों के बीच का अंतर नहीं पता है, जो कि मैंने अंतर आपको समझा दिया है। तो होपफुली आपके वो काम आएगा। खुद से पूछिए, क्या यह चीज़ मुझे पैसा कमा कर दे रही है? अगर हाँ यानी एसेट है, अगर ना यानी महज एक वस्तु है। हो सकता है कि लायबिलिटी यानी बोझ हो। अपने दिमाग को सीमाओं के बंधन से मुक्त कीजिए। संपत्ति कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी जीतता है। इस खेल में सबके लिए भरपूर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट बताया, ऑथर ने बताया कि ये चीज़ करें जिससे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यह करें, चिंतन और मनन करें, नई चीज़ें खोजें, फिर 3 से 5 चीज़ें चुनें जिनकी मदद से आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। सोचिए कि आप कब और कैसे आरंभ कर सकते हैं। आखिरी बार आपने कब खुद से कोई चीज़ चाहिए थी और यह सोचा था कि अभी मैं इसे खरीदने में समर्थ नहीं हूँ। अब यह सोचना शुरू कीजिए, मैं इसे खरीदने में कैसे समर्थ हो जाऊँ, मैं इसे कैसे संभव करूँ। यानी कि आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं कि आप ये चीज़ें कैसे करेंगे या क्या करेंगे, कुछ भी आपको ख़रीदना है तो आप उसको सोच ही रहे हैं, आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए सोचिए किस तरीके से आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ताकि मैं उसे समझदारी से खर्च कर सकूं, नेक्स्ट चैप्टर ये है। तो इसके बारे में अब हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में। तो होप यू एंजॉय। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की हो और इस चैप्टर को एंजॉय किया हो या कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या लर्निंग रही है। लर्निंग तो मतलब सारी ही है, लेकिन आपको कौन सा पॉइंट समझ में आया कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट बुक जो भी आप चाहते हैं मैं रीड करूं तो वो आप कमेंट में डालिए, जो जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे वो बुक नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं। तो होप यू एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।